तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन अर्थात इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। तो न्योरा घाटी जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह घाटी दार्जिलिंग के जो है कलिम्पोंग में स्थित है। न्योरा घाटी को 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। उत्तराखंड की मुख्य घाटियों में से है दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, शौर घाटी एवं नीलांग घाटी। अब चलिए देखते हैं कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, और चुम्बी एवं यूथांग घाटी जो है सिक्किम में है। उसके बाद है जुको घाटी जो है ये नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। शांत घाटी केरल में है। उसके बाद देखिए पश्चिमी कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद है कि मरखा घाटी, नुब्रा घाटी और शुरू घाटी, जौस्कर घाटी, ये सभी जो है घाटियाँ ये लद्दाख की हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील जो है ये कहाँ है? तो देखिए कोलेरू झील 32 का ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में है। कोलेरू झील, चिल्का झील तथा पुलिकट झील में तीनों पूर्व समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट, नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो 33 का होगा बी ऑप्शन, यानी मेघालय पठार। तो नोकरेक जो है चोटी ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः जो है गारो, खासी, जयंतिया तथा मिक्की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायलसीमा का पठार कहाँ है? 34 का होगा ए, आंध्र पठार में। तो रायलसीमा का पठार आंध्र पठार का एक भाग है। आंध्र पठार के अंतर्गत रायलसीमा के पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया गया है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर के पठारी क्षेत्र को जो है तेलंगाना का पठार कहते हैं। उसके बाद देखिए कि रायलसीमा पठारी क्षेत्र में जो है वेलीकोंडा, पालकोंडा तथा नल्ला मलाई पर्वतों का विस्तार है। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट है कि पश्चिम घाटी पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम कौन सा है? तो 35 का सी ऑप्शन, यानी नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। तो देखिए पश्चिम घाट पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई और पहाड़ी तथा इलायची पहाड़ी। अब देखिए कि डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है कि माकुती नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी चोटी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी चोटी जो है सिर्फ अन्नामलाई पर्वत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई जो है ये 2695 मीटर है। नेक्स्ट देखिए 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? 36 का राइट आंसर होगा सी, चेन्नई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अब देखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जून के आरंभ से केरल में से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा तिरुवनंतपुरम से चलते हुए बेंगलुरु से होते हुए निकल जाती है। चेन्नई शहर दक्षिण पश्चिम मानसून
के प्रभाव से दूर रह जाता है। कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। देश में वन एवं पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। JB पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। फिर है उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल में है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। फिर देखिए राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये कोलकाता में है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? तो 38 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्थित है। कहता अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय नदी विवाद निवारण के लिए जो है अधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया। कावेरी जल विवाद जो है न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया था। फिर है कि कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। पेरियार नदी जल विवाद से संबंधित राज्य तमिलनाडु एवं केरल है। यमुना नदी जल विवाद जो है हथिनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य है। और सतलज यमुना लिंक नहर विवाद पंजाब एवं हरियाणा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत के भाग हैं? तो 39 का ए ऑप्शन ट्रांस हिमालय। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय पर्वत में स्थित है। सियाचिन जो है बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर आदि हिमनद यानी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां जो है आती है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है। K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में जो है स्थित चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पामीर घाट से पूर्व में जो है कैलाश श्रेणी तक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को जो है उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? सी ऑप्शन 3 बार। तो पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा जो है 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा जो है 1498, 1501, 1502 तथा 1524 में जो है सब भारत आया था। ठीक है, 1498, 1501 अथवा 1502 तथा 1524 में भारत आया था। तीसरी बार वास्को डी गामा सितंबर 1524 में भारत आया था और दिसंबर 1524 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा जुलाई 1497 को लिस्बन से रवाना हुआ था। वास्को डी गामा मई 1498 को भारत के जो है मालाबार तट केरल में कोझिकोड कालीकट के पास जो है कप्पड़ जो है यानी कपकडाबू पहुंचा था। वास्को डी गामा के 1498 में कालीकट पहुंचने पर कालीकट के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है, अब देखिए कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 था। ठीक है, वास्को डी गामा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 था। भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण जो है पुर्तगाली गवर्नर जो है नूनो दी कुन्हा 1529 से 1538 तक रहा था। फिर बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? सी ऑप्शन,
यानी 1765 से 1772। तो बंगाल में द्वैध शासन की अवधि 1765 से 1772 थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल को द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से जो है भारत सचिव पद शुरू किया गया? ई ऑप्शन। तो देखिए कि भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 से हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 की जो है 1858 की कुछ मुख्य बातें भी रही। भारत का शासन कंपनी के हाथ में लिया गया, ठीक है, उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। फिर भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले का है? तो 43 का होगा ए, अगस्त प्रस्ताव। भारत में जो है स्वतंत्रता आंदोलन की इन घटनाओं में अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले का। अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है ये कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में, 1940। उसके बाद देखिए कि जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 1942 में लाया गया था। और बेवेल योजना ये 1545 में लाया गया था। 1939 ईस्वी में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया, ठीक है। अब देखिए कि 1943 में लॉर्ड बेवेल वायसराय बनकर जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1857 ईस्वी में भारत किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 44 का डी ऑप्शन। तो देखिए 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास जो है अस्तित्व में आए थे, ठीक है। भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड की सिफारिशों पर, यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों पर में एक जो है यह सिफारिश था कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। वुड की सिफारिश के अनुरूप जो है 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें, डी ऑप्शन। तो देखिए गद्दार पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी संगठन गद्दार पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। लाला हरदयाल द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना करने में रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखना आदि मुख्य सहयोगी थे। गद्दार पार्टी द्वारा गद्दार नामक एक का साप्ताहिक पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ जो काफ़ी चर्चित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 46 का बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक मंडल की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। फिर भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सेवक मंडल का गठन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचारक तैयार करने के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। देखिए 47 है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए राधाकृष्ण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 47 का होगा ए ऑप्शन, 1948 में। तो देखिए नवंबर 1948 ईस्वी में विद्यालय शिक्षा का रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग जो है गठित किया। राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में सौंपी। राधाकृष्णन आयोग में 10 सदस्य थे। इन आयोग को अनेक सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो उदाहरण है ये 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा किया गया। और नवंबर 1956 में संसद एक अधिनियम पारित करके यूजीसी का स्थापना जो है औपचारिक रूप से एक
सर्वाधिक निकाय के रूप में कर दिया गया। नेक्स्ट कहता 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम को प्रदान किया गया है? 48 का होगा बी 86वां। तो देखिए 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिनियम 2009 में लाया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? 49 का होगा डी। तो देखिए कि एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता इत्यादि विषयों की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में इन बातों को लिया गया है: संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधायी प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार जो है, द्विसदनीय संसद आदि। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया? 50 का होगा बी 1938। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ठीक है, और भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है। 1944 में भारत के विकास के लिए जो है बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण द्वारा लाया गया। ठीक है, जन योजना जो है पीपुल्स प्लान जो है 1945 ईस्वी में MN रॉय द्वारा लाया गया। और सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4500 से कम कितनी संख्या है जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 39 बनता है? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 56 और 72 का लॉसो लेंगे। ठीक है, तो 56 और 72 का एलसीएम लेंगे तो लॉसो हो जाएगा आपको 504। कितना होगा? 504। अब देखिए संख्या क्या होगा, तो संख्या होगा प्रत्येक स्थिति में कहता 39 शेष बचे, तो ये हो जाएगा 504 + 39। ठीक है, फिर क्या होगा, तो 2 × 504 + 39। ठीक, फिर हो जाएगा आपको 3 × 504 + 39, 3 × 504 + 39। फिर होते होते क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 × 504 + 39। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 543, 1047, फिर 1551 ... 4071। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर ए हो गया 543, डी हो जाएगा आपको डी होगा यानी 247 - 543। ठीक है, 247 - 543 यानी कितना होगा 504। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, यहाँ से आप जो है निकालेंगे TN। ठीक है, तो TN निकालेंगे। TN बराबर क्या होता है A + n - 1 × में क्या होता है D, 1 × D। तो यहाँ पे 4071 बराबर हो जाएगा 4071 543 + n - 1 × 504। इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान निकल जाएगा आपको 8। कितना निकलेगा 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में रस्ट को UXVW के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में रेन RAIN को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए R को लिखा गया है U यानी +3 ऐड किया गया है, U को लिखा गया है X +3 ऐड किया गया, S को लिखा गया V +3 ऐड किया गया, T को लिखा गया W +3 ऐड किया गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, रेन में R में +3 ऐड करेंगे तो क्या होगा URSTU, फिर A में 3 ऐड कीजिए तो होगा ABC, क्या होगा C, फिर I में 3 ऐड करेंगे तो IJKL, फिर N में 3 ऐड करेंगे तो MNNOPQ, क्या होगा Q।
तो देखिए UCLQ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का, ये होगा ए ऑप्शन, ABCD, सॉरी यहाँ पे डी होगा, क्या होगा UDLQ, ठीक है, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x माइनस वाई बाई 3 बराबर x प्लस वाई बाई 5 बराबर एक्स वाई बाई 8, तो कहता है एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे x माइनस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई इसको 2 से गुना तो 6, फिर नीचे गुना कर देते हैं x प्लस वाई बराबर 10, फिर एक्स वाई बाई कितना 16, नीचे में 2 से गुना कर दिए। तो उपयुक्त समीकरण में देखिए x का मान होगा 8, y का मान हो जाएगा आपको 2 रखने पर, ठीक है, x का मान 8, y का मान 2 रखने पर, ठीक है। तो x गुने y कितना होगा, एक्स वाई होगा 16, ठीक है, एक्स वाई कितना होगा, तो x और y हो जाएगा आपको 16, ठीक है, x और y कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो है 83 का होगा बी ऑप्शन, ठीक। यानी तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए इतना बराबर मान लीजिए k, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 3k, ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या होगा 5k, और एक्स वाई बराबर होगा 8k, ठीक है, एक्स वाई बराबर होगा 8k, एक्स वाई बराबर कितना एक्स वाई यहाँ पे दे दिया गया है x और y बराबर 8k। तो समीकरण 1 से यदि आप देखें समीकरण 1 से, तो y का मान निकलेगा k और एक्स वाई बराबर है 8k, एक्स वाई बराबर है 8k, ठीक है। तो वहाँ पे होगा 4k, एक्स वाई बराबर है 8k, y का मान निकल जाएगा आपको k, एक्स वाई बराबर है 8k। तो यहाँ पे जो देखें यदि, तो देखिए x का मान निकल जाएगा आपको, और x का मान निकल जाएगा कितना, x का मान निकल जाएगा 4k, तो x का मान 4k, तो यहाँ पे 4k रखते हैं, y का मान k रखते हैं बराबर 8k बराबर 8k, तो यहाँ पे k से k कैंसिल, तो k का मान कितना निकलेगा 2, k का मान कितना निकल जाएगा 2, तो इसीलिए एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स वाई है 8k, तो 8 गुने 2 यानी 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उसमें से एक लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए, तो लड़की को औसत आयु 2 वर्ष जो है 2 माह जो है कम हो जाता है, नई शामिल लड़की की आयु कितनी होगी। तो देखिए 20 लड़की हैं, यदि उसमें से एक लड़की को औसत आयु कितना है 18, तो देखिए नई लड़की की जो आयु होगा, नई लड़की की आयु ये हो जाएगा आपको 18 वर्ष तो होगा ही, ठीक है, एक नई लड़की की आयु 18 वर्ष है, फिर देखिए माइनस 18 वर्ष है, कहता उसमें एक लड़की को जो है जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो लड़की की आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है। तो देखिए 2 माह जो है कम हो जाता है, और एक स्कूल में कितना है, तो 20 लड़कियां हैं, तो टोटल कितना कम होगा, तो 20 गुने 2, ठीक है, 20 गुने 2 जो है माह, 20 गुने 2 माह ये है वर्ष, तो होगा 18 वर्ष माइनस जो है कुल कमी, तो 20 दूनी 40 माह, ठीक है, 40 माह यानी होगा 18 माह, ठीक है, माइनस में 3 वर्ष और 4 माह, ठीक है, 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह ये होगा 14 वर्ष 8 माह, ठीक है, 14 वर्ष 8 महीना, यानी 54 का होगा सी ऑप्शन, 54 का क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि जो है किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। तो देखिए, तो प्रश्न से यदि देखें तो माना कि मिश्र धातु जो है x ग्राम है, तो x गुने मिश्र धातु x ग्राम, तो कहता किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी, तो x का 35% चांदी थी, ठीक है। और कहता है कि यदि मिश्रित धातु की मात्रा में इतना चांदी है और ये कितना के बराबर है 119, तो x का मान निकल जाएगा 340 ग्राम, 340 ग्राम। अब अन्य तत्वों की मात्रा निकाल लीजिए, 340, ठीक है, माइनस 119, 340 माइनस 119 यानी 221 ग्राम, 221 ग्राम यानी बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फिर देखिए 56 है
कि उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक, तो देखिए संख्या 115 जो है को छोड़कर अन्य सभी संख्या 25 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, जबकि 115 25 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 57। कहता 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 लड़के और 5 लड़कियां, ठीक है, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, फिर कहता है 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में, कितना दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो होगा 9b + 15g बराबर होगा 8b + 28g। ठीक है, तो यहाँ से b का मान निकलेगा कितना, 13g, 13g। ठीक है, 13g। तो यहाँ पर b/g निकाल लीजिए, b/g 13/1। ठीक है, बॉयज़ का इफिशियंसी 13 और गर्ल का 1। ठीक है, तो b/g निकला 13/1, 13/1। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए कुल काम निकाल लेते हैं, तो होगा 3 गुने लड़का 3 और एफिशिएंसी है 13, तो 3 गुने 13 अजोर 5 लड़कियां, एफिशिएंसी 1, 5 गुने 1 6 दिन में करता है। ठीक, तो कहता है कितना लड़कियां, 8 लड़कियां, इसका एफिशिएंसी है 1, तो 8 बटा कितना होगा 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13 × 39 और 5 कितना होगा, 9 × 5 = 14, यानी 44। ये यहाँ पे है, काट लीजिए इसको, तो 11 × 4 = 44 और 4 दूनी 8, 2 × 6 = 11 × 33, ये ऑप्शन। तो कितना होगा, 33 दिन। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति इतना है, धारा की गति इतना है, नाव को निश्चित दूरी तक की धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत जो गति है ये कितना है। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो औसत गति निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो औसत गति निकालने के लिए जो है यहाँ पे धारा के दिशा में नाव की चाल, तो u निकाल लेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में जुट जाएगा, तो 12 + 8 यानी 20 किलोमीटर/आवर। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो धारा की विपरीत दिशा में होगा नाव की चाल माइनस धारा की चाल, घट जाएगा, कितना होगा विपरीत में, तो 4 होगा, 4 किलोमीटर/आवर। इसलिए औसत चाल निकाल लीजिए, तो औसत चाल जो होगा, एवरेज स्पीड जो होगा ये होगा 2xy 20 × 4 बटा में x + y यानी 20 + 4 24, 4 × 6 = 24, 2 × 6 यानी कितना होगा 20/3 किलोमीटर/आवर। ठीक है, 20/3 किलोमीटर/आवर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। तो गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं क्योंकि जड़ें जो है सांस नहीं ले पाती हैं। जड़ें मुख्य रूप से मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। जड़ें गुरुत्वाकर्षण गुण का प्रदर्शन करता है। जड़ें भूमि में जल का अवशोषण जो अपरासरण विधि द्वारा करते हैं। जाइलम जटिल पादप स्थायी उत्तक है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का संवहन पूरे पादप में होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। 60 का बी, पश मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का जो पश मस्तिष्क भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क एवं मेरुदंड को जोड़ने वाला लंबा भाग है। यह हृदय स्पंदन, रुधिर नलिकाएं, श्वासोच्छ्वास, लाल स्राव और बहुत सारी प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि विश्लेषण एवं यह श्रवण से संबंधित है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह वृद्धि, विवेक एवं ज्ञान का केंद्र है। 61 देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। सी ऑप्शन यानी आयोडीन। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। फ्लोरीन की जो है परमाणु त्रिज्या 42 है। ऑक्सीजन का है 60, क्लोरीन का है 175 pm। ठीक है, आयोडीन का है 198। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं पर
परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम एवं पीएम पिकोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट है खाली स्थान का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, ई ऑप्शन। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2 को 393 केल्विन से अधिक पर गर्म करने पर यह पूर्ण रूपेण जो है निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट देता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट के जमने की दर को कम करने में किया जाता है। ठीक है, यह क्षारीय मृदा में खेती योग्य बनाने में भी उपयोगी होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ होता है। धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए अलैंगिक जो प्रजनन है ये होता है 63 का C, यानी कम विकसित जानवरों और पौधों में। ठीक है, कम विकसित अलैंगिक प्रजनन जो है कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि मानव जो है एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, सी ऑप्शन, घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर/सेकंड² होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ सर्किट में धारा I को बनाए रखता है। किसी t समय में स्रोत का परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? 65 का C ऑप्शन, VIT। ठीक है, क्या होगा तो VIT होगा। ठीक है, तो वोल्टेज V वाला कोई स्रोत जो है किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है। समय t स्रोत में दिया गया परिपथ की भेजी गई ऊर्जा जो है VIT होगा। ठीक है, क्या होगा VIT। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता हुए पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे खाली स्थान समूह से संबंधित है। 66 का B थैलोफाइटा। तो वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक तथा जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। बर्फ पर उगने वाला शैवाल क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। चट्टाने पर उगने वाला शैवाल जो है लिथोफाइट्स हैं। थैलोफाइट में संवहनीय उत्तक नहीं पाया जाता है। ट्रेडोफाइट अनुस्पोभिद पादपों का समूह है। 67 है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी की हैं? तो ए ऑप्शन, झारखंड राज्य महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी की है। 11वां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता भारत रहा है। इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा 5 देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया एवं थाईलैंड की टीम रही है। 68 है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? सी ऑप्शन 126। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। यह रिपोर्ट UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश फिनलैंड है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 161। ठीक है, 2022 में 150वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? 69 का ए ब्रेंडन फ्रेजर। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन जो है फ्रेजर यानी दी वेल ने जीता है। ठीक है, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए मिशेल योह ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है जीता है। भारतीय फिल्म जो है RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है और इस गीत में 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। भारत की दी एलिफेंट
विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता है। दी एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोसलाव्स है। अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन पहली बार वर्ष 1929 में किया गया था। 70 भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो 42वां जो है इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी होयसल मंदिर कर्नाटक। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर कर्नाटक है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत का 41वां जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। होयसल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके यह भी बताएं कि यह वीडियो कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।